दोस्तों नमस्कार, मैं डीएन सर और डीएन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आज से कुछ क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा। अगर अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चन दिया गया है कि बीपीएससी में जो पीटी एग्जाम होगी वो मुख्यतः जीके जीएस पर निर्भर होगा। मैथ की बातें कहीं किया गया, वहाँ पर ये बातें किया गया कि मानसिक, सामान्य मानसिक योग्यता, आप उसे रीजनिंग मानिए, मैथ मानिए, जो मानना है मानिए, तो उससे कुछ क्वेश्चन रहेगा। मैंने पूर्णतः बातें यहाँ पर ये है कि जीके जीएस पर पूरी तरह से पीटी आपका डिपेंडेंसी है। तो आप इसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चन आपके पास पहुँचा रहा हूँ। अगर ठीक ठाक लगे तो जरूर इस पर कमेंट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यानी बुध, शुक्र, मंगल और शनि। तो किसे कहते हैं? ये तो बुध के बारे में आपको मालूम होगा कि ये सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। जहां तक मंगल की बात करते हैं, मंगल ग्रह जो है वो आप कह सकते हैं जीवन जीने के लिए शायद आगे चलकर वहां पर मुझे भी मिल जाएगा, हम लोग भी जाएंगे मंगल ग्रह पर रहने के लिए। कहा पृथ्वी के समान है, वहाँ पे सारी परिस्थितियां हैं जो पृथ्वी में जितनी परिस्थितियां सब कुछ वहाँ पर भी है। लेकिन वहाँ पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से हम लोग मंगल पर जा नहीं पाते हैं। शनि ग्रह जो कि सूर्य से थोड़ा दूरी पर है और इससे हम यहाँ पर रिंग यानी वलय की बात करेंगे यहाँ पे, यानी इसको आप रिंग कहते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो शुक्र होगा, यानी जुड़वा ग्रह। तो इसका आंसर होगा शुक्र, यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जिसे हम शुक्र के नाम से जानते हैं। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मानचित्र पर जल को किस रंग से दिखाया जाता है। आप मानचित्र छोड़ दीजिए, कभी आप एरोप्लेन में, हवाई जहाज में सफर कीजिए और हवाई जहाज से सफर करने के बाद आप पृथ्वी को देखिएगा तो वहां से किस तरह दिखाई पड़ता है। तो वहां से जो दिखाई पड़ेगा वो नीला कलर में दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने की वजह यह है कि पृथ्वी में जो भूमंडल है, या भूभाग कह दीजिए इसको, भूभाग और जलमंडल, इन दोनों में अगर हम इसको परसेंटेज पे देखें तो जलमंडल 70% और भूभाग कितना परसेंट? लगभग 30%। ठीक, तो जलमंडल की अधिक मात्रा होने की वजह से, यानी जल की अधिक मात्रा होने की वजह से पृथ्वी जो है वो ऊपर से मुझे दिखाई पड़ेगा नीला। तो इसी को लेकर यहाँ कहा गया कि मानचित्र पर जल को किस रंग से दिखाया जाता है, तो वो कलर है आपका नीला कलर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो इस प्रकार से है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। देखिए, अगर हम एक यहाँ सूर्य बनाएं और एक पृथ्वी है, पृथ्वी को छोटा कर देते हैं, सूर्य को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको पता है कि सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रही है, यानी पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रही है। अगर ये पृथ्वी चक्कर लगा रही सूर्य का, तो उसे किस नाम से हम पुकारेंगे? यहाँ पे 2 ही आंसर होगा, या तो घूर्णन या तो परिक्रमण। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कभी किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? चलो परिक्रमा कर लेते हैं, प्रदक्षिणा कर लेते हैं। तो परिक्रमा करने का मतलब ही है कि हम मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर घूम रहे हैं। तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है।
इसलिए इसको हम कहेंगे परिक्रमा। ठीक। दूसरी बात, सूर्य अपने अक्ष पे भी चारों ओर घूम रही है। सूर्य अपनी अक्ष पे चारों ओर घूम रही है, उसको कहेंगे घूर्णन। अगर अपने अक्ष पे चारों ओर घूम रही है उसे कहेंगे घूर्णन। और अगर पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है इसको कहेंगे परिक्रमण। अब यहां पे बातें आएगी परिक्रमण से क्या होता है, तो परिक्रमण से ध्यान रखेंगे ऋतु परिवर्तन होती है, ऋतु परिवर्तन होती है। और घूर्णन से क्या होगी, ध्यान रखेंगे दिन रात बदलती है। अगर पृथ्वी रुक जाए तो जैसे दिन है, जहां पर जिस प्रकार का दिन है, यानी सुबह हो रही है कि शाम हो रही है कि दोपहर है कि 3 बज रहा है कि 8 बज रहा है, वो वहीं तक रुक जाएगी। और अगर पृथ्वी सूर्य की चारों चक्कर ना लगाए तो जहां पर जैसा मौसम है वैसा मौसम रह जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाती जो पृथ्वी है उससे हम परिक्रमण कहते हैं, और पृथ्वी अपने कक्ष में जो घूमती है उसे हम घूर्णन कहते हैं। परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है और घूर्णन से दिन रात बदलती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यहां पर ऑप्शन है आपके मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक रेखा। देखिए एक मैं ग्लोब बनाता हूं यहां पर। अब इस ग्लोब से आपको कोशिश मैं करता हूं कि ताकि आप समझें इस बात को लेकर। ठीक। अगर यहां पे मैं 2-4 रेखा खींचता हूं, 2-4 रेखा नहीं, ढेर मैं नहीं खींचूंगा, थोड़ा सा। देखिए बीचों बीच एक रेखा मैंने खींचा, इसके ऊपर में एक रेखा और मैंने खींचा, इसके नीचे एक और, यहां पर एक छोटा सा वृत्त और यहां पर एक छोटा सा वृत्त। ठीक। यहां पर मैं लिखा 90 डिग्री नॉर्थ और यहां पर 90 डिग्री साउथ। अब इसी से पता लगाइए कि कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। इसको मैं इधर अगर पेन चेंज कर लेता था कि आपको भी समझ में आए, यहां पर नीचे में 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री साउथ तो है। तो इसको, इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर लाइन। ठीक है। तो ऐसा एक लाइन यहां पर है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री इधर और 0 डिग्री से इधर 90 डिग्री साउथ। तो 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर मैं 23.5 डिग्री की बात करूं नॉर्थ पर, इसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। इस 23.5 डिग्री के बात में करूं साउथ में, इसको कहते हैं मकर रेखा। इसके बाद ये जो है 66.5 डिग्री साउथ में, इसको कहते हैं कि दक्षिण ध्रुव वृत्त। और ये 66.5 डिग्री जो नॉर्थ में है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो सबके बारे में बता दिया, इसको आप जान लीजिए। यहां पर भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक रेखा को छोड़ देता हूं। ठीक। तो इस प्रकार से इसकी पूरी व्याख्या इस प्रकार से है कि जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। ठीक। चलता हूं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है यह भी मैं देख लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो यह हमारे पास 4 मरुस्थल का नाम दिया हुआ है, थार, सहारा, गोबी और कालाहारी डेजर्ट। तो यहां पे एक क्वेश्चन, अच्छा सबसे पहले बात थार कहां पर है, सॉरी थार
ये मरुस्थल कहां पर है? तो ये मरुस्थल भारत में। सहारा कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। गोभी कहां पर है? बताएंगे, कमेंट करेंगे। और कालाहारी कहां पर है? तो कालाहारी भी दक्षिण अफ्रीका। गोभी के लिए आप कमेंट करेंगे ये कहां पर है, ये मरुस्थल कहां पर है। तो चलिए, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, सॉरी, इसको दक्षिण अफ्रीका नहीं कहेंगे, इसको हम एक ही नाम देते हैं, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में रहने दीजिए उसको। अब ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका सहारा। ठीक है, यानी अफ्रीका महादेश के उत्तरी हिस्सा में खासकर आप मैप में देखिएगा 9-10 देश ऐसा होगा जो इस सहारा रेगिस्तान के चपेटे में है। और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसे कहते हैं नील नदी, और नील नदी को सहारा का या सहारा रेगिस्तान का जीवनदायक नदी के रूप में जाना जाता है। इसी नदी की वजह से सहारा रेगिस्तान में कुछ हरा भरा भी है, वरना ये नदी अगर नहीं रहती तो सहारा का जो मरुस्थल है वो पूर्णतः बंजर रहता। तो नील नदी जो कि मिस्र की देन, सहारा का जीवन रेखा याद रखेंगे, और ये अफ्रीका महादेश में है और अफ्रीका के उत्तरी हिस्सा में है। ठीक, गोभी के बारे में आप कमेंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? बहुत से आसान क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। चलिए आज क्वेश्चन आपके पास जहां तक मुझे लग रहा आसान है, किसी दिन और टफ करके देखा जाएगा, लेकिन आज आसान क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। ये भी अपने जगह में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऐसा बात नहीं है कि ये भी बहुत कोई स्थान नहीं रखेगा। फिर भी देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 5, 6, 7, 8। चलिए देख लेते हैं। देखिए इतना तो है, याद तो होगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इसके बाद क्या, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया, और क्या बचा, 6 हो गया। हाँ, एक हमारे पास है अंटार्कटिका। सब मिलाकर 7 महाद्वीप। ठीक, बच्चा वाला क्वेश्चन, और बच्चा वाला क्वेश्चन ही कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। कभी कभी ये लगता है कि 6 ही होगा, चलो 6 मार के चलते हैं। 6 नहीं, 7 महाद्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या जैवमंडल। ठीक, तो पहले हम एक मैप ड्रॉ करते हैं ताकि सही से यहां से जानकारी हासिल करें। देखिए, एक छोटा सा, फिर मैं कलर चेंज करके दूसरा लेता हूं ताकि आपको एक चीज मैं दिखा पाऊं, दूसरा और तीसरा। ठीक, अब देखिए मैं इसको लिखता हूं जलमंडल, ये वायुमंडल, और ये आपका स्थलमंडल मंडल। देखिए, मुझे जीने के लिए तीनों की आवश्यकता होगी, जलमंडल का भी, वायुमंडल का भी और स्थलमंडल का भी। कुछ ऐसे जीव हैं
जो सिर्फ स्थलमंडल पे रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो किसी वायुमंडल पे रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो कि सिर्फ जलमंडल पे रहते हैं। लेकिन मनुष्य को जलमंडल भी चाहिए, स्थलमंडल भी चाहिए और वायुमंडल भी चाहिए। और इन्हीं तीनों का मिला जुला जो असर है, जिसको तीनों यहाँ पर घेर रही है, इसी को कहते हैं जैवमंडल, जैवमंडल, बायोस्फीयर। ठीक, तो जहां पर जल है उसे जलमंडल, जहां पे वायु है उसे वायुमंडल, और जहां पे स्थल है उसे स्थलमंडल, और जहां पर तीनों का मिलन स्थल है उसे हम जैवमंडल कहते हैं। यहाँ पूछा क्या गया है, वायु की परत यानी वायुमंडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भूगोल का अर्थ क्या है। पृथ्वी का अध्ययन, सितारों का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन या गणित का अध्ययन। वैसे भी आपको देख के लग रहा होगा कि भूगोल का जो अर्थ है वो इतना समझेंगे कि वो पृथ्वी का अध्ययन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महासागर। अब यहां पर ऑप्शन है कि 3, 4, 5, 6। अगर मैं महासागर की बात करूं यहां पर, तो देखिए सबसे बड़ा महासागर जिसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर, इसके बाद एक इंडिया के नाम से यानी भारत के नाम से एक महासागर है जिसे हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। फिर एक महासागर जिसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर जो कि इसे हम एस आकार का महासागर के नाम से भी जानते हैं। एक है आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक, और एक है अंटार्कटिका या इसे हम सौदर्न महासागर भी कहते हैं यानी दक्षिण महासागर भी कहते हैं। इसको आप सौदर्न रहने दीजिए, सौदर्न महासागर भी कहा जाता है, या इसे आप अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास महासागरों की कुल संख्या 5 है। ठीक है, 5 है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ा पूछे प्रशांत महासागर, हिंदुस्तान के नाम से एक महासागर इसे हिंद महासागर कहते हैं, एक अटलांटिक महासागर है जिसे हम एस आकार के महासागर कहते हैं, एक आर्कटिक महासागर है, और एक अंटार्कटिका या इसे हम सौदर्न महासागर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अभी मैंने बताया इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। इस क्वेश्चन पे समय लेना बेकार है क्योंकि मैं बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सारे पर्वत शिखर के बारे में यानी हिमालय से लिया गया है, K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी। अगर विश्व का पूछा जा रहा है तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। कितना? 8,848 मीटर। अभी कभी कहीं NCERT में या किसी बुक में, बहुत सारे किताबों में डायरेक्ट लिख दिया कितना, 8,900 मीटर यानी 8,900 मीटर की बात किया गया। कहीं कहीं पर लिखा मिलता है 8,850 मीटर। तो ध्यान रखें दोस्तों कि इसमें यह कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट अभी युवा अवस्था में है, ये बढ़ रहे हैं और अभी बढ़ेंगे। तो जो ऑथेंटिक बुक है या आप NCERT को कवर करते हैं तो ये आंसर सही होगा। बहुत सारे बुक में 8,848 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 8,850 मीटर भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे सबसे ऊंचा शिखर, पर्वत शिखर जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि इसकी ऊंचाई आपको मैं बता दिया, जो याद करना है याद करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऋतु परिवर्तन जब भी बात होगी तो परिक्रमण के वजह से होती है। अगर पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर ना लगाए तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगी, और अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे ना घूमे तो दिन रात
नहीं होगी। इसका आंसर होगा परिक्रमण, यानी ऋतु परिवर्तन किस कारण होती है? परिक्रमण की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर आप एरोप्लेन से नीचे देखते हैं तो पृथ्वी कैसे दिखाई पड़ेगा? नीला दिखाई पड़ेगा। इसे हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। और बाकी सूर्य का सेकेंड स्थान पर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, इसके बाद बृहस्पति। अगर इसको हम क्रम में लिखें तो सबसे पहले शुक्र लिखेंगे, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल और मंगल के बाद बृहस्पति। ये ग्रह है सूर्य की दूरी के हिसाब से। ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि अपने धुरी पर घूमती है, उसे हम घूर्णन कहते हैं। और इन्हीं वजह से दिन रात भी होती है, दिन रात भी होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, तो प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है वो है आपका चंद्रमा। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। मंगल के पास उपग्रह है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के रूप में चंद्रमा। प्राकृतिक क्यों कहा गया ये भी ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग बहुत सारे उपग्रह छोड़ते रहते हैं। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपग्रह चंद्रमा है, बाकी आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह हम लोग छोड़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा अगर इंडिया की मैप लिया जाए और वहां देखा जाए तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य। तो अगर इसको हम एक ट्रिक से देखा जाए तो बहुत ही एक फेमस ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, झाड़ क्या क्या होगा? देखिए यहां पर मिजोरम, मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़ और लास्ट में हमारे पास है झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको बस बताने लायक है कि ये 8 राज्य है जो कि इससे गुजर रही है। लेकिन कभी कभी अगर आपको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब दिया जाए कि सिलियरी बाज आप सजाइए, तो अगर ये कहा जाए कि भारत के पूरब से पश्चिम आप सजाइए या आप पश्चिम से पूरब सजाइए, जैसे कि आपको कहा जाए कि पश्चिम से पूरब सजाइए, कि पहले कौन बाद में कौन। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें होगा क्या कि सबसे पहले क्या होगा? गुजरात, गुजरात, इसके बाद राजस्थान, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर आएंगे झारखंड, इसके बाद वेस्ट बंगाल, कितना हो? 1 2 3 4 5 6 वेस्ट बंगाल, उसके बाद आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम। अगर आपको ये एक तरफ से सजाने के दिया जाए कि पश्चिम से पूरब सजाइए, तो कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और अगर ऐसा ना कहे, सिर्फ पूछे कि किन किन राज्यों से गुजरती है और किन राज्यों से नहीं गुजरती है, तो याद रखेंगे मित्र पर गमछा झाड़। ये अगर आप याद रख लिए तो 8 राज्य इसमें आ जाता है कि म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गमछा, गुजरात, म से मध्य प्रदेश,
और छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, अगर हम एक इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाएं, ट्रायंगल बनाएं, ठीक, इस ट्रायंगल में अगर हम ऊपर से देखें पृथ्वी को तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो आपका, ध्यान रखें दोस्तों, ये आपका क्रस्ट होगा, यानी जिसको हिंदी में परपटी कहते हैं। चलिए पेन दिखाई नहीं पड़ेगा, पेन चेंज करते हैं, इसे हम परपटी कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। उसके बीच वाला भाग को, यानी नीचे, उसके जस्ट नीचे हम आएंगे तो इसको कहेंगे मेंटल, मेंटल, और सबसे लास्ट वाली भाग को हम कहेंगे कोर। तो पृथ्वी के इस भाग को हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। तो सबसे ऊपरी परत का जो नाम है वो आपका परपटी है, यानी क्रस्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन 20%, नाइट्रोजन 78%, और कहीं कहीं आपको थोड़ा चेंज भी हो सकता है, कहीं 21%, कहीं 78%। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03%। इसके बाद हाइड्रोजन की मात्रा देख लेंगे कितना होती नहीं होती है। तो सबसे अधिक किसकी मात्रा है? नाइट्रोजन की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन और रात किसके कारण से होती है? मैं बता चुका हूं, अभी बता चुका हूं, दिन रात होती है घूर्णन की वजह से। अगर सूर्य की चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो इससे हमारा ऋतु परिवर्तन होता है, इस वजह से दिन रात होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्र को क्या कहते हैं? मैंने बताया कि ऊपर में, सबसे ऊपर में क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर में क्रस्ट होता है, नीचे, उसके नीचे मेंटल होता है, उसके नीचे कोर होता है। तो सबसे केंद्र में जो है वो आपका कोर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार एनसीईआरटी के तत्व में पृथ्वी का आकार जियोड प्रकार का है, ना चपटा है, ना अंडाकार है, ना पूर्ण गोल है, जो है वो जियोड है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक किसे कहते हैं? ध्यान रखें दोस्तों, किस कहते हैं? इरेस्टोस्थेनीज को भूगोल का जनक, भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? मैंने अभी बताया कि 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीप में सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है? तो वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि समानता और भूगोल के संदर्भ में पृथ्वी का आकार कैसा है? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग करके पूछा आपसे, तो किस प्रकार से है? समानता और भूगोल के संदर्भ में पृथ्वी का आकार जैसा है वो आपका गोलाकार है और कोई आकार का नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी पृथ्वी का मॉडल रखा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ठीक है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब से ही हम पृथ्वी को देख पाते हैं, पृथ्वी कितनी प्रकार का, कैसे, पृथ्वी कैसा है, नहीं है, कौन सा महादेश से, कहाँ पर जल मंडल, कहाँ पर पृथ्वी मंडल, सब कुछ वहां पर दिखाई पड़ता है उस ग्लोब से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
ये अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो 71% जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है। ये भी मैं आपको चित्र से बता चुका हूं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी आपको इसका आंसर होगा ए, 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो क्या है, वो आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा पृथ्वी का है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, वो लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, देख लें क्या क्वेश्चन है। लास्ट में क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यही बता चुका हूं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो चलिए आज का 30 क्वेश्चन यही खत्म होता है, फिर हम लोग कल मिलेंगे कोई और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।